धमाकेदार लेकर के आया है यूजीसी नेट 2026 जून का बैच। दिसंबर 2025 के बैच की अपार सफलता के बाद यूजीसी नेट के सभी सब्जेक्ट और जर्नल पेपर का बैच आज से लॉन्च किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूजीसी जो नेट है ये है क्या, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके मार्क्स क्या हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, एज लिमिट क्या है, परसेंटेज क्या है और किस प्रकार से इसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि देखो इसकी एलिजिबिलिटी की और इसके कंडक्ट की साल में 2 बार यूजीसी नेट जो है कंडक्ट करवाया जाता है, एक तो जून के महीने में और एक दिसंबर के महीने में। अभी हाल ही में यूजीसी नेट के एग्जाम्स चल रहे हैं, विभिन्न सब्जेक्ट के लगभग 83 सब्जेक्ट के अंदर यूजीसी नेट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा और तारीख भी सेम है, यानी कि एक व्यक्ति साल में 2 बार नेट का एग्जाम दे सकता है। और नेट क्वालिफाई करने के बाद आप 2 चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप तैयार हो जाते हैं। अब ये देखो, ये कंडक्ट करवाया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के अंदर ये क्या करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। मैं बात करूं कि एग्जाम पैटर्न की, तो देखो इसमें 2 पेपर लगते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। 2 पेपर इसमें लगते हैं, एक जर्नल पेपर होता है और एक सब्जेक्ट का पेपर होता है। जर्नल पेपर मात्र 50 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें सिर्फ 50 क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें 10 यूनिट होती हैं, 10 यूनिट होती हैं। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस का पेपर है, 10 यूनिट है, यानी कि पर यूनिट में से 4 से 5 क्वेश्चन लगभग आपसे पूछे जाएंगे। किसी यूनिट से कोई कम भी हो जाता है, कोई ज्यादा भी हो जाता है। सिलेबस फिक्स है, लेकिन आजकल का जो देखो पेपर का तरीका है, पिछले पेपर के मुकाबले इस पेपर में चेंजिंग आती जा रही है। क्यों? क्योंकि चीजें बदल रही हैं। एक मास कम्युनिकेशन का एक इसमें टॉपिक आता है फर्स्ट पेपर में, मास कम्युनिकेशन वाला। बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो मास कम्युनिकेशन है वो रात दिन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आपको नेट क्वालिफाई, नेट के साथ साथ जेआरएफ हिट करना है, अपना टारगेट आपको जेआरएफ रखना है, जेआरएफ को अगर हिट करना है तो जर्नल पेपर की आपकी जो रणनीति है वो बहुत ही शार्प होनी चाहिए। कई बार बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर ये तो सिलेबस में था ही नहीं। अरे सिलेबस में था, लेकिन आप उस एग्जाम पैटर्न को पकड़ नहीं पाए। आजकल का जो एग्जाम पैटर्न है, आप देखो पिछली बार क्वेश्चन आया, एक दूरदर्शन पर सीरियल चला करते थे, उनकी सीरियल की क्रोनोलॉजी पूछ ली कि कौन सा सीरियल पहले चलता था, उसके बाद में कौन सा सीरियल शुरू हुआ, उसके बाद में कौन सा सीरियल शुरू हुआ। अब ये सिलेबस में थोड़ी लिखा हुआ है, लेकिन अपने यहाँ मास कम्युनिकेशन का एक टॉपिक दे रखा है, तो वहां से वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हाल ही में मैं बात करूं कि आपसे पूछ लेगा कि भाई कौन सी मूवी को कितनी रेटिंग मिली है, कितना उनका बजट था, किस पर बेस्ड थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। कौन सी मूवी को कौन सा अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला, कहां कंडक्ट करवाया गया, इस तरह से ये क्वेश्चंस वहां से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको स्मार्ट तरीके से फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे कि जेआरएफ हिट हो जाए। अभी एआई का जमाना चल रहा है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, परप्लेक्सिटी हो, जेमिनी हो, कौन सा आया, फेसबुक, ये तो चलो ओल्ड एज हो गए, लेकिन वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मेरिट की हम बात करें तो लगभग देखो आपको 240 से 45 नंबर तक लाने पड़ेंगे, तभी आप जेआरएफ हिट कर पाओगे। क्योंकि हर पेपर की मेरिट पिछले पेपर से क्या जा रही है, हाई जा रही है। परसेंटेज की मैं बात करूं और एलिजिबिलिटी की बात करूं, तो कोई भी व्यक्ति जिसने एमए एपियर है या एमए कंप्लीट कर लिया है वो नेट का एग्जाम दे सकता है। और इसमें अगर आप जर्नल कैटेगरी के हो तो जर्नल कैटेगरी को इसमें
55% मार्क्स चाहिए। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी के अलावा, तो आपको 5% की क्या है, छूट है, आपको 50% मार्क्स चाहिए। तो ये आपकी परसेंटेज हो गई, ठीक है। और इसमें नो एज लिमिट है, आप कभी भी इसका एग्जाम दे सकते हो, कोई एज अपर लिमिट नहीं है, एज की अपर लिमिट नहीं है। आप बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद भी सोचो कि यार मुझे प्रोफेसर नेट का एग्जाम देना है, तो आप दे सकते हो। इसमें फर्स्ट और सेकंड पेपर में 40 परसेंटेज मार्क्स चाहिए। और जो टॉप, इसमें जो 6% है उनका नेट होता है, और उन 6% का भी 6% जो है वो किस में जाते हैं, जेआरएफ में जाते हैं, जेआरएफ में जाते हैं। क्लियर? तो जेआरएफ की मेरिट बहुत ही ज्यादा क्या जाती है, हाई जाती है। 6% का भी 6% लोग क्या कर पाते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई कर पाते। दोनों में मिनिमम मार्क्स 40 परसेंटेज है। अब जो अपर लोग हैं उनका 6% को नेट होगा, और उनका भी 6% क्या जाएगा, जेआरएफ में चला जाएगा। बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर में आने वाले हैं, और यहां भी वही सेम पैटर्न है कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। और यहां भी क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए और 300 मार्क्स हो गए, 300 मार्क्स हो गए, और नो नेगेटिव है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर टाइम की बात करें तो यहां आपका जो टाइम है वो 3 घंटे का टाइम हो जाता है लगभग, ठीक है। और सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। क्लियर? कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले पेपर में 10 यूनिट होंगी। अब मैं बात करूं सेकंड पेपर की, कि सेकंड पेपर के लिए देखो आपको क्या करना है, कि सेकंड पेपर मैं आपकी जो यूनिट करवाने वाला हूं, मैं जो आपकी यूनिट करवाने वाला हूं वो आपकी यूनिट है कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर। देखो फर्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस, फर्स्ट यूनिट तो ये है। नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, पहली यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये यूनिट मैं आपको डिस्कशन करूंगा, इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में आपको करवाऊंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स वाली, और नेक्स्ट जो है आपकी बैंकिंग वाली जो यूनिट है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। 7th यूनिट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब इस सिलेबस को मैंने थोड़ा सा आपके बेहतर तरीके के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इसकी पर यूनिट यानी कि कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या दे रखा है, किस प्रकार से हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक सिलेबस बनाया बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का। अब देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले इस यूनिट में अपन को क्या पढ़ना है, कंसेप्ट्स एंड नेचर। किसके कंसेप्ट और नेचर पढ़ने हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के, कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कंसेप्ट क्या होते हैं, इनका स्वरूप क्या होता है, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या है, कंसेप्ट सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, मीनिंग कंसेप्ट सिग्निफिकेंस। फिर इसके पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के, कौन कौन चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, किन किन पर ध्यान दे करके हम किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते। नेक्स्ट इसकी यूनिट आ जाएगी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये 4 चीजें हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में 4 चीजें हैं। फर्स्ट कौन सा है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर 2 पॉलिसीज हम पढ़ने वाले हैं। पहली पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, किस प्रकार से ये देश को या इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं, और फिजिकल पॉलिसी को कौन बनाता है, किस प्रकार से ये देश को इफेक्ट करती, ठीक। नेक्स्ट की बात करें
नेक्स्ट आ जाएगा आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमको पढ़ना है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस के बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है, बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये अपन को पढ़ना है। नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल एनवायरनमेंट में भी दो टॉपिक हैं। लीगल एनवायरनमेंट में दो टॉपिक कौन से हैं? एक तो सीपी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले 1986 चलता था, अब 2019 चलता है। सीपी एक्ट 2019 अभी लेटेस्ट में आया है। खूब सारे क्वेश्चंस इस पिछले वाले एग्जाम में भी आए और आगे भी आने वाले। दूसरा है इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी कि फेमा। तीसरी यूनिट इसमें आ जाएगी सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चर फैक्टर एंड देयर इन्फ्लुएंस और बिजनेस की सोशल कल्चर जो फैक्टर हैं वो बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में अपन डिटेल में अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसमें दोनों चीज आ जाएंगी, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, कि कॉर्पोरेट की क्या कंसेप्ट है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट की हम बात करें कि नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट है, नेक्स्ट कौन सी यूनिट आती है अपनी, यूनिट आती है इंटरनेशनल बिजनेस एंड ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल बिजनेस एंड ग्लोबलाइजेशन, और इंटरनेशनल बिजनेस एंड ग्लोबलाइजेशन में ये चार मोस्ट पॉइंट है, चार मोस्ट पॉइंट है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा मीनिंग क्या है ग्लोबलाइजेशन की या इंटरनेशनल बिजनेस की, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस की मीनिंग्स क्या है, स्कोप क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों एक देश को इंटरनेशनल बिजनेस की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्यों किसी देश को इंटरनेशनल बिजनेस की आवश्यकता होती है, क्यों ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता है एक दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित रखने की, ट्रेड रिलेशन रखने की, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग मैनेजिंग बिजनेस इन द ग्लोबलाइजेशन एरा, किस प्रकार से बिजनेस को इस ग्लोबलाइजेशन एरा में मैनेज किया जाए, तो इसकी सारी पॉलिसीज कंसेप्ट्स अपन को पढ़ने हैं। इसके ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट हो गया, ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो गया, मॉडल ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस का जो मॉडल है वर्तमान स्वरूप को देखते हुए भारत किस प्रकार से अपने इंटरनेशनल रिलेशंस समझा रहा है, संभाल रहा है, किस प्रकार से किसी देश के साथ व्यापार कर रहा है, किस टैरिफ और नॉन टैरिफ के साथ आगे बढ़ रहा है, किस माइंडसेट के साथ बढ़ रहा है। क्योंकि देखो आजकल आप रोजाना अखबार में पढ़ रहे हो कि यूएसए के साथ हमारी ट्रेड पॉलिसी क्या है, रशिया के साथ हमारी ट्रेड पॉलिसी क्या है, या विभिन्न देशों के साथ हमारी ट्रेड पॉलिसी और पॉलिटिकल रिलेशन क्या है। थर्ड यूनिट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में अपन पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें आ जाएगा क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी, यानी कि प्राचीन थ्योरी क्या थी हमारे ट्रेड की और वर्तमान की थ्योरी हमारी ट्रेड की क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें करंट की सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ जाएंगी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भारत के फॉरेन जो रिलेशन है वो इसमें आ जाएंगे, चाहे वो ट्रेड हो चाहे वो पॉलिटिकल रिलेशंस हो। क्लियर? तो विशेषकर कॉमर्स वाले बच्चे इस सेकंड सिलेबस को अच्छे से ध्यान दें कि किस प्रकार से किस किस यूनिट को कैसे कैसे हम डिवाइड करके, हर पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में मैंने आपको डिवाइड करके यहाँ सिलेबस लगाया है, और इसी छोटे छोटे पार्ट्स को अपन टिक करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगी ट्रेड पॉलिसी एंड रेगुलेशंस, क्या नियम है ट्रेड पॉलिसी के, इसमें आ जाएगा गवर्नमेंट इंटरवेक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सभी चीज इसमें आ जाएंगी। टैरिफ आ जाएगा, नॉन टैरिफ आ जाएगा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी आ जाएगी, एग्जिम पॉलिसी ऑफ इंडिया आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें इंटरनेशनल ट्रेड प्रोड्यूसर, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ ट्रेड प्रोड्यूसर और इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे चौथी यूनिट अपन पढ़ने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की चौथी यूनिट अपन पढ़ने वाले हैं सिलेबस की, और इसमें अपन पढ़ने वाले हैं एफडीआई, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप, किस प्रकार से हम दूसरे देशों से फंडिंग लेते हैं। इसमें आ जाएगा बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू होम कंट्री टू होस्ट कंट्री। नेक्स्ट है ट्रेड ऑफ एफडीआई, इंडियन एफडीआई पॉलिसी, भारत ने एफडीआई पॉलिसी क्या बना रखी है,
कितना, कौन देश कितने परसेंटेज के हिसाब से भारत में एफडीआई कर सकता है, एफआईआई कर सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यहाँ अगर कोई बिजनेस खोलेगा तो क्या इंडियन पार्टनर की आवश्यकता होगी या इंडियन पार्टनर की आवश्यकता नहीं होगी, कौन कौन से एरियाज में कितने कितने परसेंट का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये सारी चीजें अपन यहां पढ़ लेंगे। ये भी थोड़ा सा करंट को टच करते हुए पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम का पैटर्न लगातार क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, कि इन सभी ट्रेड के अंदर हमारा बीओपी कैसा रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस प्रकार का रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अपन पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, फिर 6 यूनिट आ जाएगी रीजनल इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन। इसमें 4 पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंटों में पहला है कंसेप्ट ऑफ रिलीजन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन फैक्टर, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें 4 अपन को पॉइंट पढ़ने हैं, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क और नाफ्टा। यानी कि क्षेत्रीय आर्थिक जो संगठन हैं, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बनाए क्यों जाते हैं, उनके उद्देश्य क्या होते हैं, वो किस प्रकार से ट्रेड को इफेक्ट करते हैं, वो किस प्रकार से अपने सहयोगी देशों को बेनिफिट पहुंचाते हैं और अन्य ग्रुप्स के साथ किस प्रकार से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ट्रेड पॉलिसीज लागू करते हैं। इसमें हमको 4 रिलीजन ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने पड़ेंगे। ईयू, यूरोपियन यूनियन, जो कि आज बहुत बड़ा संगठन बनकर के तैयार हो गया है। आसियान अपन को पढ़ना है, सार्क अपन को पढ़ना है, नाफ्टा अपन को पढ़ना है। नाफ्टा जब वैसे वर्तमान में खत्म हो गया है, आगे अगर कोई सिलेबस में अपडेशन होगा तो हो सकता है नाफ्टा की जगह, अब नाफ्टा की जगह आ गया है यूएनएमसीए। यूएनएमसीए इसका नाफ्टा का नाम कर दिया है, 2020 से इसको लागू कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन, मैक्सिको एंड कनाडा, नाफ्टा को चेंज कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन यहां पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट 7वीं यूनिट जो है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट। इसमें 4 चीज अपन को पढ़नी है, आईएमएफ पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक पढ़ना है और यून ट्रेड पढ़ना है। रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड डेवलपमेंट भी इसमें अपन को पढ़ना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO अपन को पढ़ना है। इसमें WTO में क्या पढ़ना है, उसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, WTO किस प्रकार से काम करना है, क्या उसके उद्देश्य हैं, बहुत अच्छे से बहुत डीप में जाकर के इसको अपन को पढ़ना पड़ेगा, तभी ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पूरी समझ में आएगी, इंटरनेशनल रिलेशन पूरे समझ में आएंगे। मल्टीलेटरल रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अंडर WTO, कि किस प्रकार से WTO जो है वर्ल्ड के व्यापार को ऑर्गेनाइज करता है, रेगुलेट करता है, कंडीशन डालता है, नियम शर्तें लागू करवाता है। ठीक है, WTO के एग्रीमेंट्स पढ़ने हैं, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स। ठीक है, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स से क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ठीक है ना, और देखो, ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट अपनी हो गई, ये फर्स्ट यूनिट का सिलेबस मैंने आपको बताया। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आए वो मैंने आपसे अभी डिस्कशन किए। अब मैं बात करूंगा थर्ड यूनिट की, थर्ड यूनिट और 7th यूनिट की। थर्ड यूनिट में बिजनेस इकोनॉमिक्स है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखो अपन को क्या पढ़ना है, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में अपन को पढ़ना है देखो, सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स में अपन को पढ़ना है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, के बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है। नेक्स्ट पढ़ना है ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस फर्म, बिजनेस फर्म्स का उद्देश्य क्या है, बिजनेस फर्मों का उद्देश्य क्या होता है। भाई सीधी सीधी बात है, क्या होता है, पैसा कमाना उद्देश्य होता है। ठीक है, डिमांड एनालिसिस पढ़ना है, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ रिटर्न स्किल्स पढ़ने हैं। ये टॉपिक वाइज टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस है। नेक्स्ट अपन को पढ़ना है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म,
प्राइस डिटरमाइंस अंडर डिफरेंट मार्केट फर्म, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कि किस प्रकार से मार्केट की प्राइसिंग स्ट्रेटजी तैयार करनी है। ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, मोनोपोली मार्केट क्या होता है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है। ये थर्ड यूनिट के अपने क्या है, टॉपिक्स रहने वाले हैं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स। अब ये थोड़ा बड़ी यूनिट है, इसमें अपन को पढ़ना है सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंस सिस्टम। इंडियन फाइनेंस सिस्टम का ओवरव्यू, किस किस प्रकार से इंडियन फाइनेंस सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ बैंक, टाइप ऑफ बैंक में कमर्शियल बैंक, आरआरबी एंड फॉरेन बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, ये टाइप ऑफ बैंक पढ़ेंगे। कितनी प्रकार की बैंक हैं, कमर्शियल बैंक क्या होती है, फॉरेन बैंक क्या होती है, ठीक है, आरआरबी क्या होती है, क्या काम करती है, किस प्रकार के लोन प्रोवाइड करवाती है, जनता को क्या बेनिफिट देती है। आरबीआई, आरबीआई के फंक्शंस, रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। आरबीआई की स्थापना को भी, आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या होता है, आरबीआई किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी को ऑपरेट करती है और अपने फाइनेंस सिस्टम को, पूरे इंडिया के फाइनेंस सिस्टम को किस प्रकार से ऑपरेट करती है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, बैंकिंग सेक्टर भारत में किस प्रकार से रिफॉर्म किया। बेसल नॉर्मल, रिस्क मैनेजमेंट और एनपीए मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रेगुलेशन इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूड फाइनेंस इंक्लूजन, डेजिग्नेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम आजकल बहुत चल रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आए भी हैं भाई, क्योंकि डिजिटल चल रहा है पूरा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट, फैक्टर लिमिट एंड इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, रीड इंश्योरेंस, रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस और आईआरडीए एंड इट्स रोल। ये चीजें अपन को 7वीं यूनिट में पढ़नी है, क्लियर। ये चीजें अपन को किस में पढ़नी है, 7वीं यूनिट में पढ़नी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहां तक का जो सिलेबस है वो समझ में आया होगा। सबसे बड़ी बात, सिलेबस समझ लिया, फर्स्ट पेपर में क्या आएगा ये समझ लिया, सेकंड पेपर में क्या आएगा ये समझ लिया, और तैयारी अब कैसे करनी है कि सबसे पहले तो पिछले पेपर के पीवाईक्यूज निकालने हैं, आने वाले पेपर्स के पीवाईक्यूज निकालने हैं। डेली कंसेप्ट याद करना है कि भाई मुझे एक पेपर देना ही देना है, चाहे नंबर कितने ही आए। रेगुलर क्लासेस लेनी है, क्लासेस चालू हैं आज से ही, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना है और हाई लेवल तक स्टार्ट करना है। आपके पास जून 2026 तक का टाइम है, 6 महीने हैं लगभग। अगर कहीं सिलेबस में कोई अपडेशन आता है तो आपको समय रहते इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर का पहले तो सिलेबस समझ में आया होगा, एज लिमिट समझ में आई होगी, परसेंटेज समझ में आई होगी, कितनी बार दे सकते हैं एग्जाम ये भी समझ में आया होगा, क्लियर। नेट कौन क्वालिफाई करेगा, जेआरएफ कौन क्वालिफाई करेगा, ये समझ में आपको अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो आने वाले बैच के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सीके शर्मा